हम लोग कल बात कर रहे थे सम्मान की, और सम्मान की तामील महत्वपूर्ण बात इसलिए है क्योंकि जब तक सम्मान की तामील नहीं होगी तब तक सामान्य क्रम में आगे की कोई आदेशिकाएं जारी नहीं हो पाएंगी। हालांकि ये ठीक है कि वारंट केसेस उनकी दशाओं में या फिर सेक्शन 90 जो पूर्व में सेक्शन 87 है उसके सब सेक्शन 1 की दशा हो, यानी न्यायालय को ऐसा लगता हो कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध सम्मन जारी किया जाएगा वो फरार हो जाएगा, यह सम्मन की तामील अपने पर होने से निवारित करेगा, तो वारंट प्रथम बार में ही जारी हो सकता है। लेकिन फिर भी इन नॉर्मल कोर्स जो पोजीशन रहती है वो यही रहती है कि जब तक सम्मन की तामील होकर नहीं आती है तब तक वारंट ये जारी नहीं होता। तो इसलिए सम्मन की तामील एक महत्वपूर्ण बात है। उसके आगे व्यक्ति को बुलाने के लिए जो उत्पीड़नात्मक कार्यवाही है वो सम्मन की सर्विस इसके बाद ही शुरू होती है। ये कल हम लोगों ने देखा था, जो उपबंध थे उनके विश्लेषण से ये बात निकल कर आ रही थी। तो सवाल ये था कि सम्मन की तामील कैसे की जाएगी और सम्मन के कंटेंट्स क्या होंगे। तो सम्मन के कंटेंट धारा 63 बता रही थी और धारा 64 ये बता रही थी कि सम्मन की तामील इन ऑर्डिनरी कोर्स कैसे की जाए। अब जो बात शुरू होगी धारा 65 से लेकर के और आगे तक, इन सेक्शंस में यह बताया जाएगा कि विशेष प्रकार के जो व्यक्ति हैं इन पर सम्मन की तामील कैसे की जाए। अगर निगमित निकाय यानी कारपोरेट बॉडीज, ये रजिस्टर्ड सोसाइटी, इसके ऊपर किसी अपराध को करने का आरोप ये लगाया गया है, जो आपकी कारपोरेट बॉडीज हैं या जो रजिस्टर्ड सोसाइटीज हैं, ये चूंकि विधिक व्यक्ति की श्रेणी में आती है इसलिए इनके ऊपर अपराध को करने का आरोप लग सकता है। लेकिन ऐसे अपराध को करने का आरोप इन पर नहीं लगाया जाता है जिसमें कारावास ये सजा प्रोवाइड हो, क्योंकि आखिर जो कारपोरेट बॉडी है, रजिस्टर्ड सोसाइटी है, उसमें कारावास ये दंडादेश प्रदान किसको किया जाएगा। लेकिन जहां जुर्माना प्रोवाइड है ऐसे अपराध को करने का आरोप इन पर लग सकता है। तो सम्मन अगर सर्विस होनी है, सम्मन की सर्विस होनी कारपोरेट बॉडीज पर या रजिस्टर्ड सोसाइटी पर, तो तामील का ढंग क्या हो, क्योंकि कारपोरेट बॉडी ये तो अमूर्त चीज हुई। जैसे आपसे कहें सरकार दिखाओ तो सरकार नहीं दिखा सकते आप जो कुछ सरकार के नाम पर दिखाओगे वो प्रधानमंत्री, मंत्री, मंत्रिमंडल, सरकारी अधिकारी, इन्हें आप दिखा पाओगे, सरकार ये नहीं दिखा सकते। ऐसे ही हम कहीं कारपोरेट बॉडी दिखाओ, रोडवेज दिखाओ या कोई अन्य जीवन बीमा निगम दिखाओ, तो कोई कारपोरेट बॉडी आप नहीं दिखा सकते। हम कहीं रजिस्टर्ड सोसाइटी दिखाओ तो रजिस्टर्ड सोसाइटी ये भी आप नहीं दिखा सकते। रजिस्टर्ड सोसाइटी के कर्मचारी दिखाए जा सकते हैं, कारपोरेट बॉडी के कर्मचारी दिखाए जा सकते हैं, लेकिन रजिस्टर्ड बॉडी ये नहीं दिखाई जा सकती। तो फिर आखिर अगर इनको अक्यूज बनाया गया या अन्य किसी कारण से कारपोरेट बॉडी या रजिस्टर्ड सोसाइटी इस पर सम्मन की तामील ये होनी है, तो आखिर किस प्रकार की जाए, ये एक विशेष मामला है। इसलिए इसके संबंध में विशेष प्रावधान ये करना जरूरी हो रहे हैं।
एक सामान्य तामील का ढंग, ये तो बता दिया धारा 64 में। संबंध के कंटेंट सामान्यता क्या होंगे बता दिया धारा 63 में। लेकिन एक स्पेशल कंडीशन है, कारपोरेट बॉडी या रजिस्टर्ड सोसाइटी, इस पर संबंध की तामील ये चाहिए। अब मामला विशेष प्रकार का है, और चूंकि विशेष प्रकार का है तो एक विशेष तरीका ये बताएंगे। कह रहे किसी कंपनी या निगम पर संबंध की तामील कंपनी या निगम के निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी पर तामील करके की जा सकेगी। यानी जो कंपनी या कारपोरेट बॉडी या रजिस्टर्ड सोसाइटी के जिम्मेदार अधिकारी हैं, अगर वहां प्रबंधक है, निदेशक है, सचिव है, तब उन पर, और मानो तीनों में से कोई नहीं, तो कोई तो जिम्मेदार अधिकारी होगा। तो जो जिम्मेदार अधिकारी होगा वो अन्य अधिकारी इस संज्ञा में आ जाएगा। तो कहता अन्य अधिकारी पर तामील करके की जा सकेगी। यह भारत में कंपनी या निगम के निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी के पते पर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजे गए पत्र द्वारा की जा सकती है। उस दशा में तामील तब हुई समझी जाएगी जब डाक के साधारण रूप से वह पत्र पहुंचता, यानी आपने रजिस्टर्ड डाक में डाला पत्र और उसी क्षण तामील हो गई है, यह नहीं माना जाएगा, यह नहीं माना जाएगा। जब जैसे हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखा था, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या था कि जैसे ही प्रतिग्रहीता प्रस्ताव के प्रतिग्रहण की संसूचना पारेषण के अनुक्रम में इस प्रकार रखता था कि उसे वापस लेना स्वयं उसकी शक्ति से बाहर हो जाए, वैसे ही प्रस्थापक के विरुद्ध प्रतिग्रहण की संसूचना ये पूर्ण मान ली जाती थी, किंतु प्रतिग्रहीता के विरुद्ध जो प्रस्थापना के प्रतिग्रहण की संसूचना ये पूर्ण तब मानी जाती थी जबकि पत्र वाकई प्रस्थापक के हाथों में पहुंचता था। और इसका परिणाम क्या होता था कि पत्र अगर खो जाए, कभी ना पहुंचे प्रस्थापक के हाथों में, तो स्थिति क्या बनेगी कि प्रतिग्रहीता ये जब चाहे संविदा का पालन करा ले, क्योंकि प्रस्थापक के विरुद्ध प्रतिग्रहण की संसूचना पूर्ण हो चुकी है। प्रस्थापक अपने प्रस्थापना से बाध्य हो चुका है, प्रस्थापना प्रतिग्रहित हो गई, और जैसे प्रस्थापना प्रतिग्रहित हुई वचन बन गई। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम लोग पढ़ते थे प्रतिग्रहित प्रस्थापना वचन बन जाती है। अब वो वचन बन चुकी है, अब प्रस्थापक के पास कोई रास्ता नहीं है। अगर प्रतिग्रहीता ऐसा चाहता है कि वह अपने वचन का पालन करे तो प्रस्थापक को करना ही होगा। यानी अगर प्रस्थापना प्रतिग्रहीता को की गई और प्रतिग्रहीता ने क्या किया, प्रतिग्रहण करके प्रतिग्रहण के तथ्य को प्रस्थापक को संसूचित करने के उद्देश्य से किसी पारेषण के अनुक्रम में उसे इस प्रकार रख दिया, किसे, प्रतिग्रहण करने वाले पत्र को, कि अब उसे वापस लेना स्वयं उसकी क्षमता से बाहर हो जाए, तो तत्काल प्रस्थापक के विरुद्ध प्रतिग्रहण की संसूचना पूरी हो गई। अब जो प्रस्थापना थी, जो अब वचन में बन गई, जो अब वचन में बदल गई, अगर उसका अनुपालन प्रस्थापक के लिए
घाटे का सौदा हो जाए और प्रस्थापक अपनी प्रस्थापना के अनुपालन से बचना चाहे तो वह यह नहीं कर पाएगा अगर प्रतिग्रहिता चाहे, क्योंकि प्रतिग्रहिता के विरुद्ध प्रतिग्रहण की संसूचना तब पूरी होगी जब प्रस्थापक के हाथों में प्रतिग्रहण करने वाला पत्र वाकई पहुंचे। और डाक में पत्र तो खो गया। जब पत्र खो गया तो प्रतिग्रहिता के द्वारा जो पत्र डाला गया था प्रस्थापक को अब कभी नहीं मिलेगा क्योंकि खो चुका है। लेकिन फिर भी जो प्रस्थापना थी और जो अब वचन में परिवर्तित है, अगर उसका अनुपालन प्रतिग्रहिता के लिए फायदेमंद है तो भले ही वह प्रस्थापक के लिए घाटे का सौदा हो, प्रस्थापक को अपनी प्रस्थापना के मुताबिक काम करना होगा। क्यों? इसलिए क्योंकि प्रतिग्रहिता के तरफ से संविदा पूर्ण है और संविदा का गठन हो चुका है। लेकिन अगर प्रस्थापक इसके लिए संविदा का पालन ये फायदे का सौदा हो और प्रतिग्रहिता उसके लिए संविदा का पालन ये घाटे का सौदा हो, तो पत्र के खो जाने के कारण प्रस्थापक प्रतिग्रहिता को संविदा के अनुपालन के लिए विवश नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि प्रतिग्रहिता इसके विरुद्ध संविदा का गठन हुआ ही नहीं। तो किस क्षण किसी चीज तथ्य की संसूचना पूरी मानी जाती है कानून के पॉइंट ऑफ व्यू से, यह एक महत्व का तथ्य होता है। हमने आपसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जब पढ़ाया था बात की थी और यह भी बात आई थी कि ये जो बात लिखी है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, क्या इसको आधुनिक जो साधन है कम्युनिकेशन के उन तक बढ़ाया जाना चाहिए। अर्थात प्रस्थापक ने प्रस्थापना की, प्रतिग्रहिता ने प्रतिग्रहण किया, लेकिन प्रतिग्रहण प्रस्थापक तक आता इससे पहले ही नेटवर्क चला गया, मोबाइल से सारा काम हो रहा था और वह प्रतिग्रहण प्रस्थापक तक नहीं आया। लेकिन चूंकि उसने प्रतिग्रहण करने वाले शब्द नेटवर्क में इस प्रकार रख दिए थे कि वो शब्द वापस लेना उसकी अपनी शक्ति से बाहर हो गया था, तो क्या डाक में पत्र डालने वाला नियम यहां लागू किया जाए या न लागू किया जाए? तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि इस नियम को बढ़ाया नहीं जाएगा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि यह नियम प्रस्थापक के लिए मुश्किल खड़ी करता है। तो इस नियम को सिर्फ डाक द्वारा पत्र डाले जाने तक, वहीं तक सीमित रखना है, जो अन्य संसाधन संसूचना के हैं वहां तक इसको नहीं बढ़ाया जाएगा। ये बात कही थी, आपको बताई थी। तो वही चीज यहां उन्होंने क्लियर की। कारपोरेट बॉडी, रजिस्टर्ड सोसाइटी, इस पर सम्मन की तामील होनी, तो जिम्मेदार अधिकारी इसको सम्मन, ठीक है, पूर्व जो तरीके बताए गए यानी निविदान या परिधान वैसे दे दिया जाए। और निविदान परिधान के अलावा तरीका यह भी अपनाया जा सकता है कि भारत में जो उनके प्रबंधक, कंपनी के निदेशक, सचिव, ठीक है, या जो अन्य अधिकारी हैं, उनके पते पर रजिस्टर्ड डाक से सम्मन भेज दिया जाए बजाय निविदान या परिधान के। लेकिन सवाल उठेगा, क्योंकि सम्मन इसका तामील होना
या इसका तामील न होना उत्पीड़नात्मक कार्रवाई किए जाने के लिए आधार उत्पन्न कर देगा। संबंध तामील हो गया, आप नहीं आए, सेक्शन 90 जो पूर्व में सेक्शन 87 है, तुरंत कोर्ट को अधिकार देगा कि वारंट में बी इशूड अगेंस्ट यू। और वारंट का इशू हो जाना महत्वपूर्ण घटना है। पुलिस वाला तुम्हें घर से पकड़कर ले जाएगा, आपकी स्वतंत्रता का हनन यह हो सकता है, महत्वपूर्ण बात है। और यह होगा कब? जब संबंध की तामील हो गई है ऐसा साबित कर दिया जाए। तो संबंध की तामील का तथ्य ये इतना छोटी या इतना छोटा, ठीक है, घटना नहीं है, ये इमैटेरियल, ठीक है, तथ्य हो ऐसा नहीं है। इसके आधार पर आपके विरुद्ध उत्पीड़नात्मक कार्रवाई ये शुरू हो जाएगी। दैट इज व्हाई ये तय करना जरूरी है कि संबंध की तामील ये किस क्षण मानी जाए। ठीक है, आपने रजिस्टर्ड डाक इससे संबंध भेजा और डाक में इस प्रकार रख दिया कि अब उसे वापस लेना आपकी क्षमता के बाहर। भले ही वो पोस्टमास्टर की मेज पर रखा है तुम्हारी आंखों के सामने, लेकिन अब अगर तुमने उठाया तो चोरी है, अब आपका नहीं है, अब उसकी अभिरक्षा में है, अब आप नहीं ले सकते, आपकी शक्ति के बाहर हो गया। तो क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का नियम लागू करें? क्या हम मान लें कि संबंधित व्यक्ति पर संबंध की तामील हो गई क्योंकि पारेषण के अनुक्रम में इस प्रकार रख दिया गया कि अब उसे वापस लेना प्रतिग्रहिता के समान आपके बस के बाहर की बात हो गई है? तो क्या हम ये मान लें कि संबंधित व्यक्ति प्रस्थापक के समान इस संबंध के जारी किए जाने के तथ्य से अवगत हो गया है? क्या ये मान लें? लेकिन ये क्रिमिनल लॉ है, वो सिविल लॉ है। संविदा जिस ढंग की कार्रवाई को जन्म देगी वो कार्रवाई क्षतिपूर्ति की है। संविदा में अधिकतम जो अनुतोष मिलेगा, हमने आपको कहा था जब कॉन्टेक्ट आपको बताया था कि संविदा के अपालन के लिए 2 प्रकार के अनुतोष ये आपको दिए जाते हैं, एक विधिक और दूसरा साम्यिक। एक लीगल रेमेडी है संविदा के अपालन के प्रति और दूसरी रेमेडी इक्विटेबल है। लीगल रेमेडी आपको कहां मिलती है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 73 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति ये मिलेगी। और ये भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 73 ये प्रावधान करती है कि जब कभी, और एक बात बोल देना जरूरी है, हो सकता है 74 करती हो, लेकिन जहां तक है 73 ही करती है। जब हम बेयर प्रोविजन बोले तो आप मेरी बात पकड़ेंगे नहीं कि साहब वो 73 नहीं 72 थी और 72 नहीं 74 थी, ये नहीं करेंगे आप, क्योंकि बेयर सेक्शन रटना मेरा काम नहीं है, हमें एग्जाम नहीं फेस करना है, आपको करना है। हां ये ठीक है कि बेयर सेक्शन जब हम कोड करेंगे तो नॉर्मली ठीक होगा, एक्सेप्शनली गलत भी हो सकता है, लेकिन अगर गलत भी होगा तो इतना गलत नहीं होगा कि वो 13 में हो हम 73 बताएं, ये नहीं होगा। इतना हो सकता है कि 74 में हो या 72 में हो। इसलिए बेयर सेक्शन आप मिला लेंगे, आप बिल्कुल हमारे ऊपर नहीं रहेंगे। हां, कॉन्सेप्ट में हम गलत नहीं होंगे, मेरी गारंटी कॉन्सेप्ट की है, बेयर की नहीं। हां इतनी जरूर है
कि 73 का 13 नहीं होगा, 74 का 73 हो सकता है, 73 का 72 हो सकता है, ये हो सकता है, क्योंकि कॉन्टेक्ट पढ़े और पढ़ाए कम से कम 2-3 बरस तो हो ही गए, और तब से हमने भी बेर उठा के देखा नहीं है, क्योंकि हमें जरूरत है नहीं। तो जितना दिमाग में है उतना हम बोल रहे हैं। तो कॉन्टेक्ट एक्ट की धारा 73 थी जो ये कहती है कि संविदा का यदि अपालन हुआ तो आपको क्षतिपूर्ति देनी होगी, और संविदा क्या है? विधि। इसलिए लीगल रेमेडी है, संविदा के पालन के प्रति क्षतिपूर्ति है। और दूसरा, अगर संविदा का अपालन हुआ तो सारी संविदाओं का नहीं, कुछ विशेष प्रकार की संविदाओं का विनिर्दिष्ट अनुपालन यानी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस यह भी कराया जा सकता है, किसमें? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंतर्गत। और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो अनुतोष आपको देता है वो अनुतोष इक्विटेबल है, वो सामयिक अनुतोष है। तो संविदा के भंग के प्रति 2 प्रकार के अनुतोष, पहला क्षतिपूर्ति और दूसरा संविदा का विनिर्दिष्ट अनुपालन। संविदा के मामलों में क्षतिपूर्ति सामान्य अनुतोष है, यानी 90% क्षतिपूर्ति मिलेगी। कुछ विशेष प्रकार की संविदाएं हैं जिनका विनिर्दिष्ट अनुपालन कराया जाएगा। वे विशेष प्रकार की संविधाएं कौन सी है? जब आपको यह सारे बताया था तो आपको बताया गया था, सेक्शन 14 था, सेक्शन 15 था, वो कहता था किन संविधाओं का विनिर्दिष्ट अनुपालन हो सकेगा, किनका नहीं होगा। धारा 12 थी, कब कब संविदा का भागतः विनिर्दिष्ट अनुपालन होगा और कब भागतः नहीं होगा। ये सारी चीजें वहां देखी थी हम लोगों ने। कुल मिलाकर यहां जो हमारा कहना है वो कहना यह है कि संविदा भंग की दशा में आपको इक्विटेबल रेमेडी मिले या आपको लीगल रेमेडी मिले, दोनों जो अनुतोष हैं वे दीवानी प्रकृति के हैं। लेकिन अगर सम्मन का पालन हुआ तो आपके विरुद्ध जो आदेशिका जारी होगी उससे आपकी स्वतंत्रता जाएगी। इसलिए दीवानी मामलों का मापदंड यहां लागू नहीं होगा, और इसीलिए जो संविदा अधिनियम का नियम है वो यहां लागू नहीं है। यहां कहा कि संबंधित व्यक्ति उसके विरुद्ध सम्मन की तामील कब मानेंगे? तब मानेंगे जब साधारण अनुक्रम में वो रजिस्टर्ड डाक उस व्यक्ति तक पहुंच जाए जो सामान्य अनुक्रम है। और सामान्य अनुक्रम सबको मालूम रहता है, ऐसा माना जाता है। हम लोगों ने पढ़ा था एविडेंस एक्ट में कि फैक्ट्स विच आर जुडिशियली नोटेबल, न्यायालय किन तथ्यों की न्यायिक अपेक्षा करेगा। ये तो हम लोगों को भी मालूम है कि रजिस्टर्ड डाक कम से कम 15-20 दिन में तो पहुंच ही जाएगी। ठीक है, सामान्य क्रम में 15-20 दिन में देश के प्रत्येक हिस्से में रजिस्टर्ड डाक पहुंच जाएगी। ठीक है, 15-20 दिन की डेट लगा देंगे, और 15-20 दिन बाद कुछ भी वापस नहीं आया तो हम भी मानेंगे, क्योंकि रजिस्टर्ड डाक है ना। या तो वापस आ जाती, भाई रजिस्टर्ड डाक तो भेजने वाले के पास वापस आ जाएगी अगर तामील नहीं होगी। कुछ भी नहीं आया तो सामान्य अनुक्रम में जितने समय में तामील हो जाएगी रजिस्टर्ड डाक की, अगर उतना समय व्यतीत हो गया है तो सम्मन की तामील हो गई है, यह माना जाएगा। लेकिन सम्मन जिस क्षण
रजिस्टर्ड डाक इससे भेजा गया और डाक के अनुक्रम में रखा गया, उस क्षण तामील मान ली जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का नियम है वो यहां लागू नहीं है। स्पष्टीकरण, कंपनी किसे कह रहे हैं? कह रहा है इस धारा में कंपनी से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है, यानी जरूरी नहीं है कि वो कंपनी अधिनियम 1956 इसके अंतर्गत इनकॉर्पोरेटेड कंपनी हो। निगमित कोई भी ऐसा निकाय जिसका निकाय के तौर पर रजिस्ट्रेशन हुआ है उसे यहां कंपनी माना जाएगा। और निगम से कंपनी अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत निगमित कंपनी या अन्य निगमित निकाय, यह सोसाइटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम इसके अधीन रजिस्टर्ड सोसाइटी भी है, यानी कोई कॉर्पोरेट बॉडी है वो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट इसके अंतर्गत रजिस्टर्ड है, या अन्य किसी ढंग से निगमित है, उसे यहां कंपनी, ठीक है, उस कंपनी को, सोसाइटी को यहां निगमित निकाय इस शब्दावली के अंतर्गत माना जाएगा। और उसके प्रधान सचिव आदि को रजिस्टर्ड डाक से या निविदान या परिधान के माध्यम से सम्मन की तामील की जा सकेगी। कहता किसी फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम पर सम्मन की तामील ऐसे फर्म या संगम के किसी भागीदार पर इसे तामील करके की जा सकती है, या ऐसे भागीदार के पते पर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजे गए पत्र द्वारा की जा सकती है। उस दशा में तामील हुई तब समझी जाएगी जब डाक से साधारण रूप से वह पत्र पहुंचता। फर्म हम लोगों ने पढ़ा था, ये फर्म शब्द कहां था? भागीदारी अधिनियम, जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट था उसमें क्या कहा था कि भागीदारी संविदा से उत्पन्न होती है, और कहा था भागीदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है, भागीदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है जिन्होंने अपने सबके लाभ के लिए किसी व्यापार को, ठीक है, चलाने की संविदा की है। वो व्यापार सबके लिए चलाया जाएगा, भले ही किसी एक के द्वारा चलाया जाए, एक से अधिक लोगों के द्वारा चलाया जाए, या सबके द्वारा चलाया जाए। और उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जिनके बीच इस प्रकार की संविदा मौजूद है सामूहिक रूप से फर्म कहलाते हैं, और व्यक्तिगत रूप से अकेले अकेले भागीदार कहलाते हैं। और जिस नाम से वे कारोबार करते हैं उस नाम को फर्म नाम ये कहा जाता है। ये धारा 4 थी। आगे हम लोगों ने पढ़ा था 6 थी, शायद धारा 6, वो ये कहती थी कि भागीदारी संविदा से उत्पन्न होती है, प्रास्थिति से नहीं। ये सारी बातें देखी थी। और सेक्शन 21 था, कहां? पार्टनरशिप एक्ट में। उसमें भागीदार का विविक्षित प्राधिकार था, और भागीदार परस्पर एक दूसरे के अभिकर्ता ये भी माने जा रहे थे। शायद धारा 18, 19 इसके प्रभाव से, यानी 18 से 21 तक ये सारी बातें लिखी हुई थी। 18 में हो सकता लिखी हो सकता 19 में लिखी हो, कि भागीदार परस्पर एक दूसरे के अभिकर्ता भी हैं, और भागीदार फर्म के अभिकर्ता ये भी हैं। यानी एक भागीदार को अगर सूचित किया जाएगा तो फर्म को सूचित कर दिया गया है, यह माना जाएगा। और फर्म को सूचित कर दिया गया मीनिंग देयर बाय सारे भागीदार सूचित हो गए, यह माना जाएगा। क्योंकि फर्म है क्या? फर्म बताया आपको कि ऐसे समस्त व्यक्ति जिन्होंने अपने सबके लाभ के लिए व्यापार करने की संविदा कर ली है, ये सारे व्यक्ति सामूहिक रूप से फर्म कहलाते हैं, और अकेले अकेले भागीदार कहलाते हैं।
तो अगर एक व्यक्ति, इसे सूचना दी गई भागीदार के रूप में, तो भागीदार फर्म का एजेंट है, और जो भागीदार फर्म का एजेंट है, और फर्म क्या है? सारे लोगों का समूह। तो एजेंट को दी गई सूचना मालिक को दी गई सूचना है। कहां पढ़ा था? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट धारा 229, ठीक है, उसमें देखा था हम लोगों ने कि कोई एजेंट अपने कारोबार के अनुक्रम में जो सूचना प्राप्त कर लेता है, उस सूचना को उसके मालिक पर आरोपित किया जाएगा। यही वो सिद्धांत था जिस पर मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष ये डिसाइड हुआ था, और जिसके कारण से धर्मोदास घोष इसके साथ की गई संविदा शून्य घोषित की गई थी, और शून्य घोषित की गई थी यह भी कहना गलत है। घोषित यह किया गया था कि संविदा हुई ही नहीं थी, संविदा हुई ही नहीं थी। किसकी सहायता से? धारा 11 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्योंकि धारा 11 में कहता है कि विकृत चित्त और वो व्यक्ति जिसने वयस्कता प्राप्त नहीं की है उसमें संविदा की क्षमता ही नहीं है, और जब संविदा की क्षमता ही नहीं है तो अगर अवयस्क ने संविदा कर भी ली तो यह कैसे मान लिया जाए संविदा हुई? तब तो संविदा हुई नहीं, क्योंकि अगर आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं हैं और धारा 144 लागू कर दें तो क्या धारा 144 लागू हुई? भाई हुई कहां? क्योंकि आप कर ही नहीं सकते, आप में क्षमता ही नहीं है। तो जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यह कहता है कि अवयस्क और विकृत चित्त संविदा कर ही नहीं सकते, उनमें क्षमता ही नहीं है, तो फिर धर्मोदास घोष ने संविदा की कैसे? संविदा हुई ही नहीं, यह कहा गया। और चूंकि जो कुछ होता नहीं उससे या उसके बारे में आपसे कहा जाए कि सकारात्मक ढंग से कहिए कि कुछ नहीं हुआ, तो तुम क्या कह सकते हो? केवल इतना, शून्य हुआ। अगर हम ये कहें कि कुछ नहीं हुआ, ये निगेटिवली कहा जा रहा है, कुछ नहीं हुआ। हम ये कहें इसे पॉजिटिवली कहो, तो पॉजिटिवली आप इसके सिवा कुछ कह ही नहीं पाएंगे कि शून्य हुआ। तो धर्मोदास घोष में क्या डिसाइड हुआ था कि अवयस्क की संविदा शून्य होती नहीं है, शून्य कही जाती है। शून्य होना अलग बात है और शून्य कहा जाना बिल्कुल अलग बात है। शून्य संविदाएं कौन सी होती हैं ये स्वयं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताता है। धारा 23, उसके उल्लंघन में संविदा हो शून्य है। 24, उसके उल्लंघन में संविदा हो शून्य है। 25 की स्थितियों में संविदा हो शून्य है। 26 की स्थितियों में संविदा शून्य है। यानी शून्य संविदाएं कौन सी हैं ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खुद बताता है। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई धारा नहीं जो ये कहती हो कि अवयस्क की संविदा शून्य होती है। अवयस्क की संविदा होती ही नहीं, वो शून्य कह दी जाती है। और जो हम कह रहे हैं यही सच है, इसके अलावा कुछ सच नहीं है। आपने इसके अलावा कुछ पढ़ा है तो वो गलत है, वो पढ़ाया किसी ने हो। हम पूरी जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि इसके अलावा आपने कुछ भी पढ़ा है तो वो सब गलत है, वो किसी ने आपको पढ़ाया हो। अवयस्क की संविदा होती ही नहीं, और जो होती नहीं उसे पॉजिटिवली सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि वो शून्य होता है। अवयस्क की संविदा शून्य कही जाती है, वो शून्य होती नहीं। ठीक है, शून्य संविदाएं कौन सी हैं ये लिखा हुआ है। तो आप देखेंगे फर्म ये क्या है? व्यक्तियों का समूह।
वे व्यक्ति जिन्होंने कारोबार करने के लिए संविदा ये कर रखी है। और चूंकि फर्म व्यक्तियों का सामूहिक नाम है, उन व्यक्तियों का जिन्होंने परस्पर कारोबार के लिए संविदा कर रखी है, उनमें से एक एक को भागीदार कहा जाता है। व्यक्तिशः वे सब भागीदार कहलाते हैं और वे सब एक दूसरे के एजेंट माने जाते हैं। यानी प्रत्येक भागीदार फर्म का एजेंट है। फर्म का एजेंट यानी उस समूह में से एक को निकाल दीजिए, शेष समूह के सदस्यों का वो एजेंट है। और एजेंट को सूचना मिलेगी कारोबार के अनुक्रम में, सब पर आरोपित होगी। इसलिए अगर किसी फर्म को सम्मन किया जाना है तो यहां कहता है किसी फर्म या व्यक्तियों होना चाहिए। इधर अंग्रेजी पढ़ लें, सर्विस ऑफ सम्मन्स ऑन ए फर्म और अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो यहां व्यक्तियों ही होगा, हिंदी में हमारे में गलत लिखा है। किसी फर्म या व्यक्तियों का अन्य संगम, इस पर सम्मन की तामील ऐसे फर्म या संगम के किसी भागीदार पर इसे तामील करके की जा सकती है या ऐसे भागीदार के पते पर रजिस्टर्ड डाक से सम्मन को भेजकर की जा सकती है। और चूंकि भागीदार ये एजेंट है पूरी फर्म का, इसलिए फर्म को सूचना हो गई ये माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो एजेंट है। अगला कहता है जब सम्मन किए गए व्यक्ति न मिल सके तब प्रक्रिया। ठीक है, हमने कहा ना देर में बी सेवरल कंडीशंस। भाई ठीक है, 63 में कंटेंट बताया उन्होंने, 64 में कहा निविदान या परिधान करके कर दो। ठीक है, 65 में कहा कि कारपोरेट बॉडी ये सब है तो निविदान परिधान या रजिस्टर्ड डाक से भेज दो। अब वो आदमी ही नहीं मिल रहा। ठीक है, जिसको सम्मन सर्विस ऑफ सम्मन जिस पर होनी है वो आदमी नहीं मिलता, तब क्या करें? क्योंकि कानून प्रक्रिया हर दशा के लिए और हर स्थिति इसके लिए अधिनियमित करेगा। हमने कहा कानून आपके सोचने और समझने के लिए कोई दशा छोड़ता ही नहीं। कानून में प्रत्येक दशा के लिए उपबंध रहता है। इसलिए जैसे ही आप लोग अपने मन से बताना शुरू करते हैं और हमारा खून जलना शुरू हो जाता है, जैसे ही आपने कहा जैसे कि, और बस हमारा खून बॉइलिंग पॉइंट पे। आप कैसे कह सकते हैं? प्रत्येक दशा के लिए उपबंध है, सिर्फ वही चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रक्रिया अधिनियमित हो गई, और जब अधिनियमित है तो उससे हटने की अनुमति स्वयं उच्चतम न्यायालय को नहीं है। हमने आपसे लगातार कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाते हुए कहा है कि उच्चतम न्यायालय भी अपनी प्रतिष्ठा इसलिए कायम रखे हुए है क्योंकि वो विधि अनुसार काम करता है। जो कानून नहीं कहता वो कभी नहीं करेगा। और इसीलिए हमें बड़ी हंसी आया करती है, बोले सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया अब ऐसा होगा, और जबकि कानून में प्रोविजन सालों से मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट कही इसीलिए रहा क्योंकि कानून में प्रोविजन है। कानून में प्रोविजन ना हो सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कहेगा, और कुछ ऐसा कहलवा के हमें दिखा दो जो कानून में न हो, आप कुछ भी नहीं कहलवा पाएंगे। तो यहां कह रहा है कि जब सम्मन जिसे तामील किया गया, सम्मन किए गए व्यक्ति न मिल सके तो प्रक्रिया। जहां सम्मन किया गया व्यक्ति सम्यक तत्परता बरतने पर भी न मिल सके। अब देखिए शब्द आ गया सम्यक तत्परता। हमने कहा सम्यक शब्द जहां पर आएगा वो उचित का बोध देगा। उचित का बोध देगा मीनिंग देर भाई जो कुछ किया जाना चाहिए यदि वो किया जाएगा
तो यह माना जाएगा कि आपने सम्यक प्रयास किए। हमने आपको उदाहरण दिया था कि सम्यक सुनना, सम्यक श्रवण, ये अलग बात है। सुनना अलग बात है और सम्यक सुनना अलग बात है। जब आप 3 तरीके का सुनना है, एक कान से सुना, दूसरे से निकाल दिया, ये भी सुनना है। भाई सुनना तो ये भी है, इससे सुना, इससे निकाल दिया। आपने माना कि 2 कान भगवान ने इसीलिए दिए, एक से सुनो और एक से बाहर करो, ये भी सुनना है। एक सुना लेकिन अपने हिसाब से समझ लिया, उसने कुछ भी कहा और तुमने कहे का उसका क्या मतलब है, इसे छोड़कर अपने हिसाब से बात समझ ली। उसने जो कुछ कहा तो उसका कहने का अर्थ क्या है, इससे कोई मतलब नहीं। तुमने बात को अपने हिसाब से समझ लिया, अपना मिला दिया उसमें। और तीसरा सुनना कौन सा है, जो वो कह रहा है सिर्फ उसी को सुना। 3 तरीके से सुनना हो सकता है। तो सम्यक श्रवण इसी को कहा जाएगा कि व्यक्ति जो कह रहा था सिर्फ उसे सुनिए, आप अपने को अलग हटा दीजिए। यहां कहता है कि आप धारा 66 में बताया गया तरीका तब अपनाएंगे जब वो व्यक्ति जिसे सम्मन किया गया है सम्यक तत्परता बरतने पर भी न मिले। सम्मन की तामील कौन करेगा, पुलिस अधिकारी, आपने देखा। अन्य लोक सेवक या न्यायालय का अधिकारी राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए, आपने देखा। अब पुलिस अधिकारी सुबह 4 बजे एक बार गया, एक बार 12 बजे गया दिन में। अरे भाई आदमी अपनी ड्यूटी पर जाएगा नहीं जाएगा, ठीक है। और एक बार गए, देहरी छूकर वापस आ गए और कहते वो मिलेगा, मिले ही नहीं। और धारा 66 में वर्णित तरीका जो है सम्मन की तामील का, ये अपनाने लगे। गलत, गलत। इसीलिए अदालतों में आप देखते हैं, आप जैसे ही एप्लीकेशन लगाते हैं कि सर वारंट जारी कर दिया जाए, वो कहते हैं सम्मन लाइए पहले। आप कहते हैं ये सम्मन है, ठीक है। वो कहते हैं जरा रिपोर्ट क्या लगी ये दिखाओ, ठीक है, रिपोर्ट पढ़िए, ऐसे नहीं जारी हो जाएगा। सम्यक तत्परता बरतने पर भी न मिले तब कितनी बार गए, कै बजे गए, बताइए। क्योंकि लिखा क्या है, सम्यक तत्परता बरतने पर न मिले, ठीक है। तो सम्यक का मतलब यह हुआ कि एक व्यक्ति को जिस प्रकार की तत्परता बरतनी चाहिए क्या उतनी बरती, और फिर भी आदमी नहीं मिला, तब ठीक है। क्योंकि 66 में कंडीशन प्रेसिडेंट है। हमने आपसे बार बार कहा कि प्रक्रिया जब भी पढ़ी है तो यह देखिए कि प्रक्रिया के उपबंध जो शक्ति दे रहे हैं वह शक्ति किन परिस्थितियों में दी जा रही है, कौन सी परिस्थिति है। प्रक्रिया को पढ़ने का जो तरीका होता है वो यही होता है, ठीक है। धारा 66 निविदान परिदान इसके अतिरिक्त भी तामील के ढंग अपनाने की अनुमति दे रही है, लेकिन कंडीशन बता रही है कि जब सम्यक तत्परता बरतने पर भी व्यक्ति न मिले तो पहले सम्यक तत्परता बरत कर उसे ढूंढने का प्रयत्न ये तो करिए। यही नहीं किया तो फिर 66 में वर्णित जो अन्य तरीका है जो निविदान परिधान के अतिरिक्त है वो इस्तेमाल कैसे होगा। हाँ ठीक, सम्यक तत्परता बरतने पर भी नहीं मिला, अब अन्य तरीका इस्तेमाल होगा। और अन्य तरीका देखें क्या है, जहां सम्मन किया गया व्यक्ति सम्यक तत्परता बरतने पर भी न मिल सके वहां सम्मन की तामील 2 प्रतियों में जारी हुआ था सम्मन, तो 2 प्रतियों में से
एक को उसके कुटुंब के उसके साथ रहने वाले किसी वयस्क पुरुष सदस्य, महिला नहीं, पुरुष हट गया। अच्छा देखें, where the person summoned cannot by exercise of due diligence be found, the summon may be served by leaving one of the duplicate for him with some adult member, हट गया, of his family residing with him, यानी वयस्क सदस्य, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष, उसे एक प्रति देकर की जाएगी। यानी प्राथमिकता किस बात को है? प्राथमिकता इसको है कि वही व्यक्ति जिसके विरुद्ध सम्मन है उसी को तामील कर किया जाए, उसी को दिया जाए। लेकिन सम्यक तत्परता बरतने पर भी नहीं मिल रहा, तो कुटुंब का, ठीक है, ऐसा सदस्य है जो वयस्क है और उसके साथ रहता है, ये नहीं वो नौकरी बरेली में करता है, होली पे आया हुआ तुम उसी को देके चले गए, ठीक है, क्योंकि वो तो होली पे आया, अगले दिन वो घर चला गया, मतलब घर चला गया मीनिंग देर भाई अपनी नौकरी पे चला गया। अब तुम कह रहे वयस्क सदस्य को दे आए थे, तो वो उसके साथ कहां रहता था? सारी बातें पूरी होनी चाहिए। क्रिमिनल लॉ कुछ भी छोड़ता नहीं है, क्रिमिनल लॉ एक एक बात बताता है। कहता है एंड द पर्सन विद हुम द सम्मन इज सो लेफ्ट shall, if so required by the serving officer, sign a receipt therefore on the back of the other duplicate, जिस वयस्क सदस्य को उसने दिया है, यदि तामील करने वाला प्राधिकारी उससे यह अपेक्षा करता है तो दूसरी प्रति के पृष्ठभाग पर वो उसे रसीद हस्ताक्षरित करके देगा और कहता सेवक इस धारा के अर्थ में कुटुंब का सदस्य नहीं है, यानी जो फैमिली सर्वेंट है वो कुटुंब का सदस्य नहीं माना जाएगा। मानना भी नहीं चाहिए, लेकिन क्लियर कर देना बात को क्रिमिनल लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक होता है, जरूरी होता है, इसलिए उन्होंने क्लियर कर दिया। अब कहता है जब पूर्व रूप से पूर्व उपबंधित प्रकार से तामील न हो पाए तो प्रक्रिया, यानी निविदान परिधान करें, मिल ही नहीं रहा। अरे भाई निविदान परिधान तो तब करें जब सम्यक तत्परता बरतने पर भी वो आदमी मिल जाए, तभी तो निविदान या परिधान करें, वो तो मिला नहीं। घर गए हूं ताला पड़ा, भाई कुटुंब के वयस्क सदस्य को तो तब देते जब वयस्क सदस्य मिलता, वो ताला पड़ा है, अब तामील कैसे हो? ये भी एक सिचुएशन है। तो कहता है जब पूर्व उपबंधित प्रकार से तामील न की जा सके तब प्रक्रिया, और ये खूब पूछा जाता है प्री में। कहता है यदि धारा 64, धारा 65 या धारा 66 में उपबंधित रूप से तामील सम्यक तत्परता बरतने पर भी न की जा सके, यानी एक बार गए ताला पड़ा था, अरे भाई हो सकता पिक्चर देखने गए हो, दोबारा फिर जाते, अरे एक दो दिन के लिए आदमी रिश्तेदारी में गया, आप दोबारा तो जाते, सम्यक तत्परता बरतने पर भी न मिल सके, ये शब्द महत्व के हैं। और अदालतों में अक्सर सम्मन की डुप्लीकेट कॉपी मौजूद होती है, उसके बाद भी वो हटा देते, कुछ नहीं फिर सम्मन जारी करो, तो ये मनमर्जी नहीं होती है। सम्मन जो डुप्लीकेट कॉपी में मौजूद होता है उस पर जो रिपोर्ट लगी होती है वो इन सेक्शंस के अकॉर्डिंग नहीं होती है, इन सेक्शंस के अकॉर्डिंग चूंकि होती ही नहीं, इसलिए वो वारंट जारी नहीं करते, ठीक है, क्योंकि लिखा क्या है, जब सम्यक तत्परता बरतने पर भी न मिले। आप इस ढंग से लगाइए ना कि मैं अमुक पुलिस अधिकारी अमुक दिनांक को इतने बजे इनके घर पर गया, नहीं मिले, फिर इतने बजे अमुक दिनांक को फिर गया, नहीं मिले। अरे भाई कुछ तो होना चाहिए, जब कुछ है ही नहीं तो वो कहते हटाओ, दोबारा सम्मन भेजो।
हाँ ठीक, लगातार बहुत लंबा समय हो गया, तो फिर सेक्शन 90 का उपयोग किया जाता है। फिर यह माना जाता है कि अब संबंध की से तुम बच रहे हो, जानबूझकर ऐसा हो रहा है, क्योंकि इतनी बार संयोग नहीं हो सकता। लेकिन नॉर्मली वहां संबंध जल्दी जल्दी, ठीक है, वारंट में तब्दील नहीं होता, जल्दी जल्दी नहीं करते, क्योंकि लिखा यही है, कहता है तामील सम्यक तत्परता बरतने पर भी न की जा सके। तो तामील करने वाला अधिकारी है, संबंध की दो प्रतियों में से एक को उस ग्रह या वासस्थान के जिसमें संबंध किया गया व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है, मामूली तौर पर यानी इन जनरल वही रहता है, किसी सहज दृश्य भाग में लगाएगा, यानी जो सहज दिखाई पड़ता हो घर का भाग, ऐसे भाग पर लगाएगा, छुपा कर नहीं, किसी सहज दृश्य भाग में लगाएगा। और तब न्यायालय ऐसी जांच के पश्चात जैसी वह ठीक समझे यह घोषित कर सकता है कि संबंध की सम्यक तामील हो गई है, या वह ऐसी रीति से नई तामील का आदेश दे सकता है जिससे वह उचित समझे। यानी दोनों बातें हो सकती है। यह भी हो सकता है कि सहज दृश्य भाग में लगाने पर ऐसी जांच के पश्चात, यानी जिसने लगाया है उसे बुला के पूछना कहां पर लगाया भाई, क्योंकि क्या लिखा है सहज दृश्य भाग में। आपने दृश्य भाग और सहज दृश्य भाग, इसमें फर्क, दृश्य भाग यह हुआ कि घर के किसी दरवाजे पर लगा दिया, और सहज दृश्य भाग यह हुआ घर के मेन गेट पे लगाया, क्योंकि आदमी नॉर्मली मेन गेट खटखटाता है। सहज दृश्य भाग यह लिखा है, तो उसकी परीक्षा करेगा या ऐसी जांच करेगा कि सहज दृश्य भाग पर लगा और आपने चिपकाया तो क्या सम्यक तत्परता बरती थी, और अगर वो ठीक पाता है तो क्या कर सकता है, संबंध की तामील सम्यक रूप से हो गई ये घोषित कर दे। और ये सब करने के बाद भी, या ये सब किए बिना, वो ये भी कर सकता है कि संबंध की तामील किसी अन्य रीति से की जाए। अन्य रीति, अब कुछ भी नहीं कहा उन्होंने, केवल का अन्य रीति से। यानी अब यह भी हो सकता है कि जो चाहता है कि अमुक व्यक्ति उपस्थित हो उसी को दे दे संबंध कि जाओ भैया तुम ही करा लो, ठीक है, रजिस्टर्ड डाक से भेज दो। आदमी विदेश में है तो उन्होंने कहा एम्बेसी को भेजो, इंडियन एम्बेसी को, वो कराएं। यानी कुछ भी अन्य रीति से करा सकता है, यानी कोई तरीका फिर न्यायालय अपना सकता है। ये कंप्लीट कोड संबंध की तामील के संबंध में यहां दिया गया है। उसके बाद कहता है अगर सरकारी सेवक है, यानी गवर्नमेंट सर्वेंट, तामील उस पर होनी है जहां संबंध किया गया व्यक्ति सरकार की सक्रिय सेवा में है, वहां संबंध जारी करने वाला न्यायालय मामूली तौर पर ऐसा संबंध दो प्रतियों में उस कार्यालय के प्रधान को भेजेगा जिसमें वह व्यक्ति सेवक है, और तब वह प्रधान धारा 64 में उपबंधित प्रकार से संबंध की तामील कराएगा और उस धारा द्वारा अपेक्षित पृष्ठांकन सहित उस पर अपने हस्ताक्षर करके उसे न्यायालय को लौटा देगा। और ऐसे हस्ताक्षर तामील का सम्यक सबूत होंगे। यानी जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उसे संबंध दो प्रतियों में भेज दिया जाएगा, और धारा 64 में उपबंधित तरीका यानी निविदान या परिदान, इसके माध्यम से संबंध की तामील कराई जाएगी। उसने संबंध दिया, उन्होंने ले लिया, परिधान हो गया। उसने संबंध दिया, उन्होंने लिया नहीं, निविदान ये हो गया, और संबंध की तामील मानी जाएगी। वो लिख के भेजेगा कि हमने इन्हें दिया, इन्होंने लेने से इनकार किया, और अपने सिग्नेचर करके उस न्यायालय को वापस भेज देगा। जिस न्यायालय ने संबंध किया था उसके हस्ताक्षर तामील का सम्यक सबूत माने जाएंगे, माना जाएगा संबंध तामील हो गया। और संबंध तामील हो गया फिर नहीं आए तो फिर आपका इलाज सम्यक तरीके से मौजूद है सीआरपीसी में, यानी बीएनएसएस में। फिर तो इतना बड़ा निजाम है, वारंट जारी करेंगे तुम तो बहुत दौड़ते हुए आओगे, दौड़ते हुए जिसे बोलते हैं, जिसे हमारे यहां कई बार आते हैं,
बोले हम अब आएंगे नहीं। तो हम कहते तुम्हें मट्टी उठा के चुनौती, आना मत, हम में ताकत होगी हम बुला लेंगे और तुम मत आना। तुम्हें चुनौती है, आना कतई मत, कसम खाओ यहां ऐसे कि हम कसम खाते हैं अब हम नहीं आएंगे। आओगे तो तुम बच रहोगे, आओ कैसे नहीं, तो आना तो पड़ेगा, ठीक है। लेकिन संबंध की तामील इसके बाद ही विवश करने वाली आदेशिकाएं जारी होंगी। जब ये पता लग जाएगा कि तुम लातों के भूत हो, बातों से मान नहीं सकते, तो फिर उसकी भी व्यवस्था है। लेकिन पहले बात ही की जाएगी, पहले संबंध ये रहता है। अच्छा, फिर कहता है स्थानीय सीमाओं के बाहर संबंध की तामील। न्यायालय को जिस व्यक्ति की अपेक्षा है, न्यायालय जिस व्यक्ति की हाजिरी अपेक्षित कर रहा है, जरूरी नहीं है वो न्यायालय की अधिकारिता जिस स्थानीय क्षेत्र पर है उसी स्थानीय क्षेत्र में निवास करता हो। अगर उसी स्थानीय क्षेत्र में निवास करता है तब तो न्यायालय अपने अधिकारी से, पुलिस अधिकारी से तामील करा ही लेगा। लेकिन वो व्यक्ति जिसकी उपस्थिति उसे चाहिए वो अन्य न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं में रहता है। अब संबंध की तामील ये कैसे कराई जाए, तो यहां लिखा है कि तरीका क्या अपनाया जाएगा। न्यायालय स्वयं के द्वारा जारी किया गया संबंध के द्वारा हाजिर होने के लिए अपेक्षित व्यक्ति जिस न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं में रह रहा है उस न्यायालय को भेज देगा और वो न्यायालय फिर ऐसे संबंध की तामील कराएगा मानो उसने स्वयं संबंध जारी किया हो। यानी बरेली की स्थानीय अधिकारिता, बरेली के न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर रहने वाले व्यक्ति की उपस्थिति यहां के न्यायालय ने अपेक्षित की है, तो यहां का न्यायालय बरेली के न्यायालय को संबंध भेज देगा, क्योंकि अपेक्षित व्यक्ति उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं में निवास कर रहा है। और तब बरेली का न्यायालय संबंध को ऐसे तामील कराएगा मानो उसने स्वयं वो संबंध जारी किया। कहता है, देखें, जब न्यायालय यह चाहता है कि उसके द्वारा जारी किए गए संबंध की तामील उसकी स्थानीय अधिकारिता के बाहर किसी स्थान में की जाए, तो वह मामूली तौर पर ऐसा संबंध 2 प्रतियों में उस मजिस्ट्रेट को भेजेगा। न्यायालय शब्द में उच्च न्यायालय और सब, क्योंकि मान लीजिए इलाहाबाद में होनी संबंध की तामील, तो इलाहाबाद में तो हाई कोर्ट भी है, सेशन न्यायालय भी है और मजिस्ट्रेट का न्यायालय ये भी है, ठीक है। तो हाई कोर्ट को थोड़ी भेज दिया जाएगा, क्योंकि न्यायालय शब्द की परिभाषा में सब कुछ आ जाएगा। इसलिए हमने भले ही न्यायालय शब्द का उपयोग किया हो, सेक्शन में मजिस्ट्रेट लिखा है और मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता थानों पर होती है। वो व्यक्ति जिस थाना क्षेत्र में रह रहा होगा उस थाना क्षेत्र पर जिस मजिस्ट्रेट की अधिकारिता होगी उसे 2 प्रतियों में संबंध भेज दिया जाएगा और वो मजिस्ट्रेट ऐसे तामील कराएगा मानो उसने स्वयं संबंध जारी किया हो, ठीक है। यह लिखा है किसी स्थान में की जाए तब मामूली तौर पर ऐसा संबंध 2 प्रतियों में उस मजिस्ट्रेट को भेजेगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर उसकी तामील की जानी है। यह संबंध किया गया व्यक्ति निवास करता है, दोनों में से कोई भी स्थिति ये हो, ठीक है, उसे भेज दिया जाएगा। और ऐसे मामलों में और जब तामील करने वाला अधिकारी उपस्थित ना हो तब तामील का सबूत, क्योंकि तामील का सबूत आना जरूरी है। निविदान हुआ, परिधान हुआ, सरकारी सेवक है तब तो हस्ताक्षर तामील का सबूत है। भाई अगर सरकारी सेवक पर तामील की गई है तो विभाग का जो अधिकारी है वो स्वयं निविदान या परिधान करेगा और 2 प्रतियों में होगा, एक प्रति अपने हस्ताक्षर से वापस भेज देगा और जो प्रति वापस आएगी उस पर मौजूद हस्ताक्षर इस बात का पर्याप्त सबूत माने जाएंगे कि संबंध की तामील हुई। लेकिन अन्य मामलों में जब सरकारी सेवक पर तामील नहीं की गई, यानी चिपकाकर की गई, वयस्क सदस्य को देकर की गई,
या संबंधित व्यक्ति को निविदान या परिधान के माध्यम से की गई। तो की गई, इसका सबूत कैसे आए? क्योंकि जब तक सबूत नहीं होगा तब तक आगे की कार्यवाहियां मुश्किल है। जिसको सम्मन किया गया वो खुद हाजिर है, तो फिर सबूत की जरूरत ही कहां है? अरे भाई, उसे सम्मन किया था, वो आ गया, लेकिन वो नहीं आया। अब सबूत की जरूरत है, क्योंकि अब जिसके विरुद्ध सम्मन हुआ था उसके खिलाफ उत्पीड़नात्मक आदेशिकाएं जारी होनी है, और उत्पीड़नात्मक आदेशिकाओं का जारी होना इस बात पर निर्भर है कि सम्मन की तामील हुई थी और वो नहीं आया, इस पर निर्भर है ना। तो पहले ये तो साबित हो, इसका सबूत तो हो कि सम्मन की तामील हुई थी, क्या अब तक हुई ना हो। ठीक है, तो सम्मन की तामील का सबूत ये कैसे दिया जाए, ये धारा 70 बता रही है। कहता है, जब न्यायालय द्वारा जारी किए गए सम्मन की तामील उसकी स्थानीय अधिकारिता के बाहर की गई है, तब और ऐसे किसी मामले में जिसमें वह अधिकारी जिससे सम्मन की तामील की है मामले की सुनवाई के समय उपस्थित नहीं है, यानी दोनों मामलों में या तो तामील स्थानीय अधिकारिता के बाहर हुई और या हुई स्थानीय अधिकारिता के अंदर है, लेकिन जिस अधिकारी ने तामील की वो सुनवाई के समय उपस्थित नहीं है, पर्सनली उपस्थित नहीं है। और अगर अधिकारिता के बाहर हुई तो वो अधिकारी जिसने सम्मन की तामील की होगी वो उपस्थित नहीं ही होगा। ठीक है, लेकिन अधिकारिता के अंदर भी हुई तो भी हो सकता है वो अधिकारी उपस्थित सुनवाई के समय न्यायालय में न हो। ठीक है, मजिस्ट्रेट के समक्ष किया गया तात्पर्य यह शपथ पत्र की ऐसे सम्मन की तामील हो गई है और सम्मन की दूसरी प्रति जिसको उस व्यक्ति द्वारा जिसको सम्मन परिदत्त या निविदत्त किया गया था या जिसके पास वह छोड़ा गया था धारा 64 या धारा 66 में उपबंधित प्रकार से प्रष्टांकित होना तात्पर्य है, साक्ष्य में ग्राह्य होगी। और जब तक तत्प्रतिकूल साबित न किया जाए उसमें किए गए कथन सही माने जाएंगे। यानी वो व्यक्ति जिसने सम्मन की तामील की थी वो भले ही उपस्थित नहीं है, लेकिन उसका एफिडेविट, उसका शपथ पत्र ये उपस्थित है और उस शपथ पत्र में लिखा है कि हमने सम्मन की तामील कराई है और इसी प्रकार कराई है, या वो दूसरी प्रति उपलब्ध है जिस पर रसीद हस्ताक्षरित कराई गई थी, वो उपलब्ध है। ठीक है, तो ये माना जाएगा कि इसमें किए गए कथन सही हैं, भले ही फर्जी हो, लेकिन माना जाएगा जब तक तथ्य प्रतिकूल साबित न किया जाए। या तो तुम साबित करो कि साहब ये सब कुछ फर्जी है, अन्यथा ये माना जाएगा कि उसमें किए गए कथन ठीक है। और जब ये मान लिया जाएगा और आप उपस्थित नहीं है तो फिर डेफिनेटली आपके खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई शुरू हो जाएगी, वारंट आदि जारी होंगे। कहता है, इस धारा में वर्णित शपथ पत्र सम्मन की दूसरी प्रति से संलग्न किया जा सकता है और उस न्यायालय को भेजा जा सकता है, एफिडेविट संलग्न करके भेजा जा सकता है सेकंड कॉपी के साथ। कहता है, धारा 64 से धारा 71 जिसमें दोनों सम्मिलित हैं कि अधीन इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के माध्यम से तामील किए गए सभी सम्मन सम्यक रूप से तामील किए गए समझे जाएंगे और ऐसे सम्मन की एक प्रति प्रमाणित की जाएगी और सम्मन की तामील के सबूत के रूप में रखी जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अगर भेजे गए तब तो वाकई गए ही होंगे, व्हाट्सएप थोड़ी न रोक लेगी बीच में, और जो दूसरी प्रति है उस पर लिख के दाखिल कर दिया जाएगा कि भाई इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में भेजा गया और फिर सम्मन की तामील हो गई है, ये माना जाएगा। ये बात नई आई है 1 जुलाई 2024 से। अब अभी तक अभियुक्त व्यक्ति और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसकी न्यायालय को जरूरत है उस पर सम्मन की तामील कैसे होगी यह बताया गया। अब धारा 71 जो है विशेषकर साक्षी पर सम्मन की तामील की बात करती है। यानी धारा 71 में जो तरीका बताया गया ये अक्यूज के संबंध में अपनाया नहीं जाएगा। ऊपर जो तरीके बताए गए वो अक्यूज और साक्षी दोनों के संबंध में अपनाए जाएंगे।
लेकिन साक्षी के संबंध में ऊपर बताए गए तरीके भी इस्तेमाल हो सकते हैं और धारा 71 का तरीका भी इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि साक्षी इतना प्रतिष्ठित हो सकता है कि उसके पास उपरोक्त तरीकों में से किसी से संबंध भेजना उचित जान न पड़ता हो। इसलिए धारा 71 बनाई है। इस अध्याय की पूर्ववर्ती धाराओं में किसी बात के होते हुए भी, यानी भले ही ऊपर लिखा है कि जिसकी जरूरत है उसे संबंध उपरोक्त प्रकार से किया जाएगा, ये लिखा रहे, इसके बाद भी साक्षी के लिए संबंध जारी करने वाला न्यायालय ऐसा संबंध जारी करने के अतिरिक्त, यानी वो भी जारी करेगा और उसके अलावा और उसके साथ साथ निर्देश दे सकता है कि संबंध की एक प्रति की तामील साक्षी के उस स्थान के पते पर जहां वह मामूली तौर पर निवास करता है या कारोबार करता है या अभिलाभार्थ स्वयं काम करता है, रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा की जाए। यानी पिछली बात में थोड़ा परिवर्तन करेंगे। साक्षी के लिए संबंध दोनों तरीके से हो सकता है। न्यायालय ये कह सकता है वो भी तरीका इस्तेमाल करो और साथ साथ रजिस्टर्ड डाक से भी भेजो। पूर्व की बात में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए ये बात देखेंगे। फिर कहता है जब साक्षी द्वारा हस्ताक्षर की गई तात्पर्य अभिस्वीकृति या डाक कर्मचारी द्वारा किया गया तात्पर्य या पृष्ठांकन कि साक्षी ने संबंध लेने से इनकार किया है प्राप्त हो जाता है या न्यायालय की संतुष्टि के लिए इलेक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा धारा 70 की उपधारा 3 के अधीन संबंध के परिधान के सबूत पर तो संबंध जारी करने वाला न्यायालय ये घोषित कर सकता है कि संबंध की तामील सम्यक रूप से कर दी गई। यानी या तो एक्नॉलेजमेंट ये वापस आ गया और एक्नॉलेजमेंट पे लिखा है, सिग्नेचर है पाने वाले के यानी साक्षी के, या डाक कर्मचारी की रिपोर्ट लगी है कि इन्होंने संबंध लेने से इनकार कर दिया, या इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में साक्षी को भेजा गया और धारा 70(3) में जो सबूत बताया गया यानी सेकंड कॉपी वो दाखिल कर दी गई, तो मान लिया जाएगा संबंध की तामील हो गई। और फिर नहीं आए तो फिर आगे की व्यवस्था आगे दी गई है धारा 72 से, फिर आपकी खातिरदारी धारा 72 से शुरू हो जाएगी। धारा 72 से वारंट फिर आपके खिलाफ जारी होंगे और कैसे कैसे जारी होंगे, उनकी तामील कैसे कैसे होगी, इस पर हम लोग कल बात करेंगे, देखेंगे।